तो कैसे हैं आप लोग? मुझे यकीन है कि आप लोग बेहतर होंगे और सही होंगे। आज हमारा टॉपिक है एम्प्लॉइज़ कंपनसेशन एक्ट 1923। तो लेट्स बिगिन। एम्प्लॉइज़ कंपनसेशन एक्ट 1923, इसे हम पहले वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के नाम से जानते थे। ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है एम्प्लॉइज़ को, उनके डिपेंडेंट को, अगर किसी तरह की एम्प्लॉइज़ के इंजरी हो जाती है या डेथ हो जाती है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयर है उसे लायबल करता है कि वो इंडस्ट्री में किसी तरह की इंजरी होती है अगर उसकी एम्प्लॉई को, तो वो उसके लिए कंपनसेशन दे। अब हम लोग देखते हैं इसे एप्लीकेबल कहाँ पर है। ये एक्ट पूरे भारत में एप्लीकेबल है। इसके अंदर एक शेड्यूल 2 है, जिसके अंदर कई सारी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिशमेंट को बारे में लिखा गया है कि जो जो इसके अंदर कवर है। इसके साथ इसके अंदर फैक्ट्रीज, माइंस, कंस्ट्रक्शन, उनको भी कवर किया गया है। साथ ही जो वर्कर भारत में उन्हें रिक्रूट किया जाता है ताकि वो विदेशों में जाके काम करें, ये उसको भी कवर करता है। साथ ही जो मोटर व्हीकल पर्सनल हैं, एयरक्राफ्ट कैप्टन्स हैं, क्रू है एयरक्राफ्ट का, उनको भी कवर करता है। तो एक अब हम देखते हैं कि किन लोगों पर लागू नहीं होता। जो आर्म फोर्सेस एक्ट है, जो आर्म फोर्सेस हैं उन पर लागू नहीं होता। जो एम्प्लॉयज़ या वर्कर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट यानी ईएसआई एक्ट के अंदर कवर हैं, उनको भी ऊपर ये लागू नहीं होता। अब हम लोग इसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो एम्प्लॉय है या कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, अगर उन्हें किसी तरह की इंजरी होती है या डेथ होती है ड्यूरिंग वर्क प्लेस पर, उनके काम के दौरान, एम्प्लॉयर लायबल है कि वो उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा ही करेगा। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जहाँ पर एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा कंपनसेशन देने के लिए। और वो क्या क्या है? सबसे पहले, रिमूवल ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट। मान लीजिए वहाँ पे कोई सेफ्टी इक्विपमेंट रखा हुआ है, लेकिन उस वर्कर ने उस इक्विपमेंट को हटा दिया, या वो वहाँ पर डूज और डोंट लिखा हुआ है, यानी कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स लिखे हुए हैं, लेकिन वो उन सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहा वो वर्कर, तो भी एम्प्लॉयर कंपनसेशन नहीं देगा। या अगर वो इंटॉक्सिकेट होकर आता है, यानी कि वो नशा कर कर आता है, तब भी एम्प्लॉयर लायबल नहीं है कि कंपनसेशन दे। इसी के साथ ही अगर किसी तरह की इंजरी हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है या डेथ हो जाती है, और अगर जो एम्प्लॉयर के संज्ञान में वो एम्प्लॉई एक बताता नहीं है कि मुझे ये सब हो गया है, उसके पास 3 दिन का टाइम होता है बताने के लिए एम्प्लॉयर को कि मुझे इंजरी हुई है। अगर वो नहीं बता पाता इन 3 दिनों में, तो एम्प्लॉयर लायबल नहीं है। वो प्रिजम्पशन करेगा कि एम्प्लॉयर को, जो एम्प्लॉई है, जो वर्कर है, उसको मेरी फैक्ट्री के अंदर इंजरी नहीं हुई है, बल्कि इंजरी उसे मेरे फैक्ट्री के बाहर हुई है। ये अजम्पशन में चला जाएगा और उससे में जो एम्प्लॉई है उसे किसी तरह का कंपनसेशन नहीं मिल पाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब है 3 टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग एन एक्सीडेंट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉयमेंट के दौरान ही उसे किस तरह का एक्सीडेंट हुआ हो एम्प्लॉय को, उसके लिए 3 टेस्ट डिज़ाइन किए हैं। पहला ये है, एम्प्लॉय मस्ट बी इंगेज्ड इन द एम्प्लॉयर्स बिजनेस। जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयर के बिजनेस में ही काम करना चाहिए, यानी कि जिस चीज़ के लिए एम्प्लॉयर ने वो बिजनेस खड़ा किया है, वो वहीं पर काम करना चाहिए एम्प्लॉई। ऐसा ना हो कि वो एक जगह ही यहाँ पर काम कर रहा है और फिर बाद में वो कहीं और जगह काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। इसी के साथ ही जो एक्सीडेंट है वो उसके वर्क प्लेस पर होना चाहिए, यानी कि जो वो जहाँ काम कर रहा है वहीं पर ही उसके पास एक्सीडेंट होना चाहिए। तीसरा है कि इंजरी मस्ट बी रिलेटेड फ्रॉम अ रिस्क रिलेटेड टू द जॉब, यानी कि इंजरी भी उसे उसके काम के दौरान, जो काम उसे असाइन किया गया है वहाँ पर हुई हो, ना कि वो कहीं और जाके उसकी इंजरी लाकर आ गए और कह रहा है कि नहीं मुझे यहाँ पर मैं काम कर रहा था, इसी वजह से इंजरी हुई है, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। उसका इंजरी भी वही माना जाएगा जिसके लिए उसे जॉब असाइन हुई है, अगर उस दौरान उसे इंजरी हो गई है तो। अब हम कंपनसेशन देखेंगे कि कितना कंपनसेशन मिलेगा। ये कंपनसेशन कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि एम्प्लॉय की एज कितनी है, उसकी सैलरी कितनी है, कितना सीवियर इंजरी हुई है उसे। इन सारे कंपोनेंट को, फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाएगा। यहाँ पर सैलरी डिफाइन की गई है, यानी कि वेजेस। अगर कोई भी वर्कर या कोई भी एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 15,000 या उससे कम है,
तो उसे इसके अंदर कवर किया गया है। अगर हम देखते हैं कि कंपनसेशन के फॉर्मूलेज क्या हैं, तो इसमें अलग अलग फॉर्मूले दिए गए हैं डेथ के, डिसेबिलिटी के। तो हम उन्हें देखते हैं। सबसे पहले इन केस ऑफ डेथ हो तो इन केस ऑफ डेथ है तो 50% ऑफ मंथली वेज को मल्टीप्लाई करेंगे रिलेवेंट फैक्टर, जिसका मतलब है बेस्ड ऑन एज। ये एक तरह का वो फॉर्मूला निकाला गया है एज के ऊपर, जो हम बाद में देखेंगे। या 1,20,000, इनमें से जो भी हायर होगा, यानी फॉर्मूला की बेस से जो पैसा निकलेगा, या 1,20,000, इन दोनों में से जो भी होगा ज़्यादा, वो एम्प्लॉय को मिल जाएगा या उसके डिपेंडेंट को मिल जाएगा इन केस ऑफ डेथ। दूसरा है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, जिसका मतलब है कि 60% ऑफ मंथली वेज को मल्टीप्लाई करेंगे और रिलेवेंट फैक्टर से, या 1,40,000, यानी कि फॉर्मूले से जो इनकम आएगी या 1,40,000 होगा, इनमें से जो भी हायर होगा वो उसे मिल जाएगा। अभी परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट की क्या है? मान लीजिए वो एक मशीन रन कर रहा है, मशीन के दौरान उसका एक हाथ कट जाता है, तो उसे परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट नहीं कहा, अब तो हाथ आए नहीं, इसी को परमानेंट डिसेबलमेंट कहा गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब है परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। यह परसेंटेज ऑफ अर्निंग कैपेसिटी लॉस मल्टीप्लाई करेंगे 60% ऑफ मंथली वेज इनटू रिलेवेंट फैक्टर। अब यहाँ पर परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी क्या है? मान लीजिए उसका जो हाथ है वो मशीन पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसका पूरा हाथ नहीं कटा, उसका मान लेते हैं कि अंगूठा कट गया उसकी वजह से, तो उसे क्या मानेंगे? परमानेंट है। हाँ, अंगूठा कट गया वो परमानेंट है, लेकिन पार्शियल डिसेबिलिटी है, यानी पूरी तरह से हाथ नहीं कटा, लेकिन एक तरीके पार्शली इंजरी हो चुकी है उसे दिस। तो इसी को माना गया कि परसेंटेज। हाँ, अब हम देखेंगे उस एक अंगूठे कट जाने की वजह से उसे कितना लॉस हुआ है उसके अर्निंग कैपेसिटी में। इसी को परसेंटेज ऑफ अर्निंग कैपेसिटी लॉस बताया गया है। उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी मंथली वेजेस मिल रही हैं उसका 60% निकालेंगे और रिलेवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब है टेम्परेरी डिसेबलमेंट। मान लीजिए कि वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, मशीन के ऊपर उसे उसका हाथ कट गया, मतलब उसे इंजरी हुई है, ना कि उसका हाथ कट गया पूरा, सिर्फ उससे जख्म हो गया है मशीन पर काम करते हुए, तो उसे टेम्परेरी डिसेबलमेंट माना गया है। उसमें उसे मिलेगा हाफ मंथली पेमेंट ऑफ 25% ऑफ मंथली वेजेस फॉर द डिसेबलमेंट ड्यूरेशन अप टू 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल तक ही वो टेम्परेरी डिसेबलमेंट है, तभी उसे फ़ायदा मिल सकता है। क्या अगर उससे ज़्यादा उसे डिसेबलमेंट मान ली 6 साल तक है, तो उसे टेम्परेरी डिसेबलमेंट नहीं माना जाएगा, उसे परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, परमानेंट मान लिया जाएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं। एन एम्प्लॉय एज 56 died due to an accident at his workplace. His salary is 12,000. How much is the death compensation payable to his dependents? यानी कि एक 56 साल का एम्प्लॉय है, उसकी अपने ड्यूटी के दौरान मौत हो जाती है और उसकी सैलरी वो 12,000 है। तो अब हम इसे डेथ कंपनसेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, जहाँ पर हमने देखा था कि 50% ऑफ वेजेस उसकी सैलरी का होगा और उसे मल्टीप्लाई करेंगे रिलेवेंट फैक्टर से, यानी कि 50% इंटू 12,000, रिलेवेंट फैक्टर है 131.95, जो 56 आया है, जो उसकी जो एज थी 56, उसका रिलेवेंट फैक्टर निकाला गया है। ये रिलेवेंट फैक्टर गवर्नमेंट ने निकाल रखा है, जो जैसे मैं 20 साल 21 साल से लेकर 50-60 साल तक लोगों का रिलेवेंट फैक्टर निकाल रखा है, अलग अलग उनकी एज के हिसाब से, जो कंपनसेशन एक्ट है उसमें लिखा गया है। जब डिटेल आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा ये। तो जब हम फॉर्मूला देखते हैं तो फॉर्मूले से निकलती है 7,91,700 रुपये। ठीक है, तो फॉर्मूले के मुताबिक या तो फॉर्मूले में जो पैसा आ रहा है, या 1,20,000 है 1,20,000, इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो उसे डेथ कंपनसेशन के तौर पर मिलेगा। यानी कि यहाँ पर 7,91,700 रुपये मिलेंगे उसे, क्योंकि वो हायर अमाउंट है। अब हम देखते हैं कि अथॉरिटी किसके पास है इसके लिए। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास इसकी अथॉरिटी है। इसके साथ ही सेंट्रल और स्टेट लेवल पर लेबर कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं, जो इस लॉ को इन्फोर्स करेंगे। स्टेट नॉमिनेटेड कमिश्नर मॉनिटर द स्टैट्यू, यानी कि राज्य के जो कमिश्नर तैनात होंगे वो इस कानून के नज़र रखेंगे और इसे इन्फोर्स करेंगे। इसके बाद जो कमिश्नर्स हैं, लेबर कमिश्नर, उनके पास पावर होगी सिविल कोर्ट की, जहां वो समन कर सकते हैं विटनेस को
इम्पोज करते हैं पेनल्टीज़ को एम्प्लॉयर्स के ऊपर, और उनके जो डिसीजंस होंगे कमिश्नर के, उन्हें हम लोग हाई कोर्ट के अंदर अपील भी की जा सकती है उनके अगेंस्ट, अगर उनसे सहमत ना हो तो। अब हम पेमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कंपनसेशन का। अगर किसी भी एम्प्लॉय को कंपनसेशन देना है, तो जो एम्प्लॉयर है वो डायरेक्टली एम्प्लॉय को कंपनसेशन नहीं दे सकता। उसे उस एम्प्लॉय की जो डेथ हो गई है, इंजरी हो गई है, जितना भी कंपनसेशन बनता है, उसे वो जो कमिश्नर है, लेबर कमिश्नर, उसके पास पैसा जमा कराना पड़ेगा। वो लेबर कमिश्नर ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा उस पैसे को उस एम्प्लॉय को या उसके डिपेंडेंट को। एम्प्लॉयर डायरेक्ट पैसा नहीं दे सकता। ये इस लॉ के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर माना गया है कि वहाँ जो एम्प्लॉयर है वो किसी न किसी तरह की गड़बड़ी कर सकता है और झोल कर सकता है। इसी वजह से उसे ज़िम्मेदारी ली गई है। उससे कहा गया है कि तुम ये पैसा कमिश्नर के पास जमा करो। कमिश्नर खुद जो है एम्प्लॉयी को, उसके वर्कर को या उसकी फैमिली मेंबर्स को ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यहाँ पर ये भी बताया गया कि एम्प्लॉयर चाहे वो 3 महीने की मंथली वेजेस को भी एडवांस में दे सकता है, अगर उसके एम्प्लॉय की या वर्कर की डेथ हो जाए तो। जैसे मैंने कहा कि ये डायरेक्टली वो एम्प्लॉई को नहीं दे सकता, ये पैसा भी उसे कमिश्नर को ही देना पड़ेगा। कमिश्नर जो डिडक्ट कर लेगा एम्प्लॉयर की जो इनकम है, एम्प्लॉयर ने जो पैसा निकाल के रखा है उसके अकाउंट से ले लेगा ये पैसे जो इस एम्प्लॉय के लिए रखा हुआ है, और बाद में वो कंपनसेशन के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इसके ऊपर कंपनसेशन जो देगा उस पर किसी का टैक्स नहीं लगेगा, कोई इसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा, कोई इस तरह का अटैचमेंट नहीं होगा कंपनसेशन देते वक्त। अब हम देते हैं कि रिपोर्ट ऑफ फैटल एक्सीडेंट इंजरीज। यहाँ पर ड्यूटी है एम्प्लॉयर की कि अगर उसकी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर किसी तरह की डेथ हो जाती है, किसी तरह की सीरियस इंजरी होती है, तो विद इन 7 डेज वो कमिश्नर को जाकर बताए कि उसकी इस्टेब्लिशमेंट में ये सब हो गया है, और साथ ही वो डिटेल रिपोर्ट भी दे। अगर किसी को सीवियर बॉडीली इंजरी हो गई है, किसी तरह का परमानेंट लॉस हो गया है उसके, जैसे हाथ पैर सुनने वगैरह में फ्रैक्चर हो गया है शरीर के अंदर, तो या फिर कोई भी एम्प्लॉई 20 दिन से ज़्यादा एब्सेंट है उसके वर्क में, उसकी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, तो इसकी भी रिपोर्ट वो कमिश्नर को जाकर दे। ये एक्ट एक वाइटल लीगल फ्रेमवर्क है इन इंडिया के अंदर, जहाँ वो इंश्योर करता है कि जो वर्कर है उन्हें टाइमली कंपनसेशन मिले, जो भी उन्हें वर्क रिलेटेड हार्म हुआ है, इंजरी हुई है दौरान एम्प्लॉयबिलिटी, और एम्प्लॉयर्स को अकाउंटेबल ठहराता है कि वो उन्हें कंपनसेशन दे। और किसी तरह का डिस्प्यूट हुआ है तो उस मैकेनिज्म भी सुनिश्चित कराता है। तो मुझे लगता है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।